हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और ये जो पार्ट होगा ये पार्ट फर्स्ट होगा, यानी हम इसको दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, देन अगेन अगली वीडियो में हम पार्ट सेकेंड, जिसमें हम बचे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में जिसमें साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। तो चलिए फिर बिना देरी से शुरू करते हैं वीडियो। एंड अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सभी के साथ शेयर करें वीडियो को। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, सो देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्म में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। सो किसी स्टूडेंट को आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन ह्यूमंस देयर इज़ अ डैश टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। भाई हमारे मनुष्यों के भीतर जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यानी पदार्थों के परिवहन से मतलब होता है कि जो भी आपका जैसे एक तरीके से आप ब्लड कह लीजिए कि ब्लड भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बॉडी में मूव कराना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए बॉडी में प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है। ये बस छोटी सी डेफिनेशंस थी किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। आगे देखिए क्या है, मनुष्यों में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? भाई जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस में, उसको किसने डिस्कवर किया? द आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। हिंदी में भी देखिए इसी तरीके से विलियम हार्वे लिखा हुआ आएगा, सो मैंने इसलिए हिंदी में लिखा नहीं यहाँ पर, बट वही सेम है, नेम तो सेम ही होते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है? मतलब मेन सर्कुलेटरी सब्सटेंस कौन सा होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता है? द आंसर इज ब्लड, यानी रक्त, क्योंकि ब्लड अपने साथ साथ कई चीज़ों को साथ बहाकर ले जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो ब्लड जो होता है वो मेन सर्कुलेटरी सब्सटेंस होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो का देखिए पीडीएफ फाइल आपको हमेशा हमारा टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, सारी जितनी भी वीडियोस होती हैं हमारी। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड होता है टेलीग्राम का, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से क्या एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? यानी ब्लड वेसल कौन सा नहीं होता? ब्लड प्लाज्मा, धमनी, शिरा या फिर केशिका। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड वेसल का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो वो ब्लड वेसल में नहीं आता। सो धमनी, शिरा और केशिका ये तीनों ही पार्ट किसके होते हैं, ब्लड वेसल के, बट ब्लड प्लाज्मा जो है वो इसका टाइप नहीं होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे नहीं वाला पूछा था, तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, डैश में अशुद्ध रक्त बहता है। भाई किस में जो है वो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो बहता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको शिरा और धमनी के बारे में बताती हूँ, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए शिरा और धमनी क्या होता है। ठीक है, धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन। तो जो धमनी होती हैं वो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं, यानी जो हमारा ब्लड है उसको हृदय से बाकी सारे पार्ट्स में पहुँचाती हैं, तो ये शुद्ध रक्त लेके जाती है। यानी कौन, धमनी क्या करती हैं, यानी जो आर्टरी हैं
आर्टरीज क्या करती हैं, जो हृदय में रक्त शुद्ध होता है उस शुद्ध रक्त को बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ तक लेके जाती हैं, यानी ये रुधिर को एक तरीके से बांटने का काम करती हैं। और ये शरीर में अधिक गहराई पर होती है, यानी हमारी जो आर्टरीज होती हैं आपने देखा होगा वो रेड रेड कलर की होती है, तो आपको बाहर तो जो नसें आपकी कह लीजिए वो दिखती है वो ब्लू कलर की दिखती हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। जो रेड वाली आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर होती हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ शिरा यानी अगर हम बात करें वेंस की, तो ये क्या काम करती हैं, ये पूरी सारी बॉडी में से भाई जो रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, उसको कहाँ तक लेके आती हैं, हृदय तक लेके आती हैं। इसलिए ये अशुद्ध रक्त इसमें प्रभावित होता है, जो कि आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये रक्त को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, बिकॉज ये पूरी बॉडी में पहले क्या है, फैली हुई है, वहाँ से जो जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको लेके आएंगे और हृदय में आके रख देंगी। तो मतलब क्या करिए, एक तरीके से इसको एकत्र कर रही हैं, और ये शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती है, इसलिए आपको अपनी बॉडी की स्किन में ब्लू ब्लू कलर की जो है वो नसें दिखाई देती हैं। तो ये थी नॉर्मल, धमनी और शिरा। लेकिन इनके ये जो अपवाद हैं दोनों, ये ध्यान रखना जो हम अभी पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ना है हमें, फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी, ये दोनों अपवाद हैं, ये उल्टे हैं। अभी हमने क्या बोला था कि भाई जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वो कैसा रक्त लेके जाती हैं, वो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, ठीक है, ये बोला था। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए इसे अपवाद बोला गया है। ये दोनों ही उल्टा काम करती हैं। शिरा क्या काम करती है, शिरा अशुद्ध रक्त लेने का काम करती है, बाकी सारी बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाते हैं। लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो शुद्ध रक्त, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ध्यान रखना, जो शिरा और धमनी का काम होता है उससे ऑपोजिट ही ये दोनों काम करती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो हमारे पास ऑप्शन आपको पता है किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो इम्प्योर ब्लड बहता है। तो आप आंसर लगा के आओगे ओनली ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो फुफ्फुसीय धमनी होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ये क्या काम करती हैं, ये हार्ट से उस अशुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके जाती हैं, लंग्स में लेके जाती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। O2 की मात्रा होती है अशुद्ध रक्त में भी, लेकिन बहुत कम होती है। CO2 की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है उस रक्त में जो इम्प्योर होता है। तो ये उस रक्त को लंग्स के पास लेके जाती है। लंग्स क्या काम करता है, उसमें से CO2 को बाहर निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो रक्त फिर से क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। और फिर आती है हमारी फुफ्फुसीय शिरा, जो कि उस प्योर जो ब्लड हो चुका है उसको हार्ट तक लेके जाएगी। तो ये काम होता है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा का, ठीक है। इसलिए मैंने आपको धमनी और शिरा के बारे में भी बता दिया, और इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, इन दोनों के काम उल्टे होते हैं जो हमारे धमनी और शिरा के होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है तो इसे क्या क्या कहते हैं। देखिए, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब तो हमारा जो रक्त है वो बिल्कुल प्योर है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक की जगह आपसे मान लीजिए कम पूछा जाता, तो वो कैसा ब्लड होता, वो फिर इम्प्योर ब्लड होता। इम्प्योर ब्लड में ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन ना होता है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, CO2 ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज रक्त का pH मान कितना होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4। ध्यान रखना, एग्जैक्ट बिल्कुल 7.4 जो है वो रक्त की pH वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं। भाई जो स्टडी की जाती है ब्लड की, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में भी हेमेटोलॉजी आएगा और हिंदी में भी हेमेटोलॉजी ही आपको लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होना चाहिए। भाई यहाँ पे आपसे एक स्वस्थ मनुष्य की बात, यानी एक हेल्दी ह्यूमन की बात हो रही है, किसी को कोई डिसीज़ है उसकी बात नहीं हो रही है।
तो 9th वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 to 6 लीटर ब्लड होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर आप हेल्दी ह्यूमन हो तो आपको ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, बिकॉज वो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फिर से जनरेट हो जाता है अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10th इज रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है। रुधिर में देखिए, अगर हम बोले प्लाज्मा क्या होता है, एक रुधिर का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितना परसेंट बचा, यानी प्लाज्मा को छोड़ के जो 45% बचा है उसमें हमारा WBC, उसमें हमारा RBC और उसमें हमारे प्लेटलेट्स, ये सभी होती हैं। और इसके अलावा कुछ अगर हम बोले तो देखिए 45% में तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में वाटर की परसेंट कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी 6 to 8% जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। और इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन और CO2 भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, हिपेरिन भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है। लगभग कितना वाटर, 90 to 92% वाटर होता है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, 55% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है। अब ये मत सोचना कि ब्लड का कलर रेड होता है तो प्लाज्मा का भी रेड ही होगा, नहीं। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, यानी हल्के पीले रंग का होता है क्या, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा है कि प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, कि अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर कुछ नहीं है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्लाज्मा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कैसा होती है, उसकी प्रकृति बेसिक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्लाज्मा में मुख्य रूप में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा होती है वो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये बताना है, तो इसका आंसर डी वाला होगा, क्योंकि इसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में, प्लाज्मा में उपस्थित वो कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त थक्का बनने से रोकता है। भाई जो ब्लड को क्लॉट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि ब्लड जो है वो बहता, मतलब ब्लड जम ना जाए, वो कौन से पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर तो देखिए ब्लड जमना नहीं चाहिए, बट लेकिन शरीर के बाहर आने पे ब्लड जम जाना चाहिए, वो अच्छी बात है। बिकॉज अगर जमा नहीं शरीर से बाहर आने पे तो सारा का सारा ब्लड ही बह जाएगा आपकी बॉडी से। तो 14th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हिपेरिन एक पदार्थ होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रेजेंट होता है वो ऑटोमेटिकली, वो कहीं से बनता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन बॉडी के बाहर तो हिपेरिन नहीं होता, सो बॉडी के बाहर वो ब्लड हमारा जम जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, रुधिर में RBC की मात्रा कितनी होती है। तो मैंने आपको बोला था कि ब्लड में 3 चीज़ होती है, एक तो हमारा प्लाज्मा हो गया जो कि लिक्विड वाला होता है, उसके अलावा ब्लड में RBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड BC यानी रेड ब्लड सेल RBC होते हैं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ और होती हैं ब्लड में। तो अब RBC कितना % होता है ये बताना है। सो 15th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBC लगभग 44% होता है। ठीक है,
अभी आप कहोगे 44% कैसे हो गया, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, डोंट वरी। देखिए ये तीनों चीज़ें लगभग कितनी थी, 45% थी, ठीक है। बाकी जो 54 या 55% था वो क्या था, प्लाज्मा था, ठीक है। अब इस 45% में से भी जो आरबीसी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी 45% का भी ये 44% लगभग इसमें क्या होता है, आरबीसी होते हैं, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके और क्लियर कर दूँ जो कि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए आरबीसी का जो एक अन्य नाम होता है, यानी इसे एक और नाम से जानते हैं जो होता है एराइथ्रोसाइट, ये भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखना ये आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो यानी हिंदी में उसे कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस पे साथ ही साथ ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, मतलब आरबीसी कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। सो 16 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन, यानी प्लीहा में जाके आरबीसी ख़त्म हो जाता है। लगभग आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, उसके बाद आरबीसी जो है वो प्लीहा में जाके मर जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 इज हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, सॉरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूसी में होता है, प्लाज्मा में होता है या प्लेटलेट्स में होता है। तो देखिए आरबीसी का जो रेड कलर होता है ना, आरबीसी में का नाम ही वही है, रेड ब्लड सेल, तो वो रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाएगा। निर्माण कहाँ होगा आरबीसी का, बोन मैरो में। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एराइथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऊंची जगह वाले स्थानों पे मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो इंक्रीज़ होता है उनके साइज़ में या डिक्रीज़ होते हैं साइज़ में, साइज़ यानी उनका आकार बढ़ जाता है, आकार घट जाता है, या उनके नंबर बढ़ जाती है यानी संख्या बढ़ जाती है, या उनके नंबर संख्या कम हो जाती है। तो देखिए जब हम ऊंचे स्थानों पे जाते हैं तो आपको पता होगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जो O2 का लेवल है वो कम होता जाता है, ठीक है। ऊंचाई पे जाने पे O2 कम हो जाता है, तो भी हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन तो चाहिए कि हम आसानी से सांस ले सके। तो उस टाइम क्या काम करता है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो O2 को अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है और शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 में है, असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। भी अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आरबीसी बढ़ गई वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो आरबीसी का कम होना भी सही नहीं होता, बट अगर बहुत ज़्यादा आरबीसी बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आरबीसी मान लीजिए आपकी बॉडी में कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एराइथ्रोसाइटोपेनिया, यानी जब आरबीसी जो है वो कम हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसे एराइथ्रोसाइटोपेनिया कहेंगे, और अगर बढ़ जाए तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम नाम होते हैं, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर कोई नहीं। तो ल्यूकोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, इसी का ही अन्य नाम यानी इसी का ही दूसरा नाम कहलाता है ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का अगर बात करें जीवन काल का, तो इसका सिर्फ जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है सिर्फ, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं डब्ल्यूबीसी। लेकिन आरबीसी का 120 दिन का होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, निम्न में से कौन कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है वो कौन सी ब्लड सेल मदद करती हैं उसमें, तो 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स मदद करती हैं, क्योंकि अगर आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो आपकी बॉडी के बाहर रक्त जो जम जाता है वो जमेगा नहीं, बहता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी। तो उस ब्लड को क्लॉट भी करना पड़ेगा और उस ब्लड को क्लॉट करने में
मदद करता है? प्लेटलेट्स मदद करता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इंक्रीज़ करता है हमारी इम्यूनिटी को। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे हम बैक्टीरिया, मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करना चाहता है या कोई वायरस प्रवेश करना चाहता है तो ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अभी कोरोना के टाइम पे भी बहुत बोला जा रहा है, देखिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि अगर आपकी बॉडी में वायरस आ भी गया तो उस वायरस से जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो लड़ सके। तो उसके लिए आपकी WBC जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मनुष्यों में रक्त समूह जो कि A, B और O है उसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? भाई जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं जब आप चेक कराने जाते हो, किसी का A आता है, किसी का B आता है, किसी का O आता है, सो इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? द आंसर इज 23 का आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। हिंदी में भी देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। हिंदी में बस ऐसे लिख दीजिए। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था ब्लड ग्रुप A, B और O का। लेकिन एक और ब्लड ग्रुप है, कौन सा? AB। तो इस ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? डिकैस्टेलो और स्टर्ली ने लगाया था। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे AB का पूछा जाएगा तो आपको डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली वाला ऑप्शन लगा के आना है। अगर आपसे A, B और O का पूछा जाएगा तो आप कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे? कार्ल लैंडस्टीनर वाला लगा के आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? भाई कौन से मिनरल हेल्प करता है हमारा ब्लड को क्लॉट करने में? तो 24 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हेल्प करता है किसके लिए? ब्लड को क्लॉट करने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, तो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम पे, सो हम कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। सो 25 क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? सो पंप करने का काम कौन करता है? ये तो आप सभी को पता होगा, हृदय ही करता है। हृदय क्या कहलाता है? पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है, और बाकी सारी बॉडी में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो के हमारे जो 25 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में फिर से हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो वीडियो पूरा देखने पे थैंक्स, एंड वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। सो कमेंट करके अपना फीडबैक देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड पढ़ते रहें। थैंक यू।